टू द कॉग्निजेंस आइज। आज के मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का दूसरा दिन है, सेकंड डे है। हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट डे में डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप आप लोग को मेरे डिस्कशन पसंद आया होगा, हम लोग का डिस्कशन। हम लोग आज मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हम लोग हमेशा एक करंट अफेयर क्वेश्चंस को करते हैं और सेकंड हम लोग स्टैटिक्स पोर्शंस को करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस, आज के जो क्वेश्चंस को डिस्कशन करने से पहले आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को समझ लेते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शंस को कैसे लिखा जाए, इंट्रोडक्शंस का मीनिंग क्या होता है, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शंस हम लोग लिखते हैं, सो डेट इज द, ये एक तरफ से आपको एक तरफ से परफेक्ट स्टार्ट देता है टू योर आंसर, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, just like as introductions, you given a context to your answer. Okay, just like as choose the crux of the problem of the issue of the questions. तो इंक्वायरी कीजिए आप उसके ऊपर। तो आपको जब भी इसको लिखना होता है 25 to 30 वर्ड्स में ही लिखिएगा। अब देखिए, जब भी आप इंट्रोडक्शंस लिखते हैं, उनके मेन पीछे रीजन ये होता है कि आप इंट्रोडक्शंस जो लिख रहे हैं, पूरा बॉडी के पार्ट का आप क्रक्स लिख रहे हैं, जिससे आप लोग, जैसे रीडर्स को क्या होगा, एक तरफ से क्यूरियोसिटी स्टार्ट होगा पढ़ने को लेकर के कि हाँ बंदे ने क्या लिखा है आगे चल कर। ये आपको क्यूरियोसिटी, रीडर्स को जब क्यूरियोसिटी होगा तो वो आगे आप उसको फोर्स कीजिएगा, ताकि वो एक तरफ से अच्छे तरीके से वो आंसर राइटिंग वो आपके कॉपी को चेक कर सके। जनरली यहाँ पे क्या होता है कि आप एक तरफ से हिंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रियम्बल क्या है आपका, जस्ट लाइक ये एक तरफ से इंट्रोडक्शन पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। तो प्रियम्बल में आपको कुछ दिया हुआ नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक आपको क्रक्स दे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेम वैसे ही आप यहाँ पे एक तरफ से क्या कीजिएगा, एक तरफ से आप एक तरफ से क्रक्स निकाल के दे दीजिएगा अपने बॉडी ऑफ द आंसर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इंट्रोडक्शन जनरली सर्टेनली शुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर आंसर, बट डू नॉट स्पेंड मोर देन 3 to 4 लाइन्स, इट मीन्स 25 to 30 वर्ड्स। ओके, देखिए अब बॉडी पार्ट में जनरली क्या होता है, लोग डाइवर्ट कर जाते हैं। इसमें जो डिमांड होता है क्वेश्चंस का, उनको समझ नहीं पाते। बॉडी पार्ट्स आप 1, 2 and 3 पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है, डिपेंड करता है वो क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, सो कंक्लूजन के ऊपर कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं, आज के जो क्वेश्चन हैं उस पर डिस्कशन किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट आज के डिस्कशन में। आज का डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में 23 मई के क्वेश्चंस को लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे क्या कहेगा, अभी जैसे हम लोग इंट्रोडक्शंस का बात किया है यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं उस चीज़ को लेकर के। जैसे यहाँ पे देखिए आप कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द राज्यसभा एज ए फेडरल चैम्बर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पे बताया गया, पूछा गया। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चूज करेंगे वर्ड को लेकर के, जैसे कि यहाँ पे राज्यसभा, सिग्निफिकेंस वर्ड दैट इज द एंड फेडरल चैम्बर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। मतलब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे तुरंत निकालना होगा कि बॉडी पार्ट क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शंस पार्ट क्या होना चाहिए। देखिए आप इंट्रोडक्शंस पार्ट लिखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि यहाँ पे बॉडी पार्ट को समझना होगा, तब जाके आप इंट्रोडक्शंस को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, डिमांड क्या है क्वेश्चंस का, डिमांड ये है रोल ऑफ द राज्यसभा एज ए फेडरल चैम्बर या सेकेंड चैम्बर बोलते हैं फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। तो आपको वही लिखना है यहाँ पे, ना कि यहाँ पे पूरा राज्यसभा के बारे में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शंस में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शंस में बॉडी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, करेक्ट निकालने के लिए आप यहाँ पे यूज कीजिएगा इस जगह पे राज्यसभा का जो ऑब्जेक्टिविटी होता है आप उनके बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि राज्यसभा इज द सेकेंड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, इंटेंट टू द प्ले सर्टेन रोल ऑफ द परमानेंट हाउस, इट नेवर डिजॉल्व लाइक लोकसभा एंड 1/3 इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 years। देखिए एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, दैट इज कॉल्ड रिविजनरी हाउस। रिविजनरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे रिकंसिडर किया जाता है जो भी बिल पास होता है, कहाँ से, लोकसभा से। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक तरफ से रिविजनरी हाउस भी इसको बोला जाता है। ओके, और एंड ऑफर टू डिग्री ऑफ द कंटिन्यूटी। आपको पता है कि ये परमानेंट हाउस है, ये कभी डिजॉल्व नहीं होते, जस्ट लाइक लोकसभा क्या होता है कि आफ्टर 5 year में ये डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन राज्यसभा क्या होता है, एक तरफ से डिजॉल्व नहीं होता है, इसको अपर हाउस भी कहा जाता है। ठीक, आप ये चीज़ आप इंट्रो में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, सिग्निफिकेंस ऑफ राज्यसभा इन द फेडरल चैम्बर। और हम लोग को यहाँ पे फेडरल का मीनिंग समझना होगा कि ये फेडरल चैम्बर, ये वर्ड जो यूज किया गया है
इस जगह पे फेडरल, तो इनका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा। तो हम लोग को सबसे पहले इनको समझना होगा फेडरल मीनिंग होता क्या है। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए डिस्कशंस कर लेते हैं इन्हीं के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फेडरल देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि ये जो हम लोग को जो इंडियन डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री सिस्टम है हम लोग का, ये हम लोग का बाई कैमरलाइजेशन है। ओके, बाई कैमरलाइजेशन का मतलब क्या है? टू कैमरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हाउसेज, 2 हाउस है, और ये एक तरह से लेजिस्लेटिव बॉडी है। आपको पता है लोकसभा में बिल पास होगा या राज्यसभा में बिल पास होना चाहिए, फिर प्रेसिडेंट असेंट देती, फिर एक तरफ से क्या होता है यहाँ पे बिल हम लोग का एक्ट बन जाएगा। ओके, ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिंक करेंगे बाई कैमरलाइजेशन। देखिए सबसे पहले बाई कैमरलाइजेशन इंडिया में कब आया था? आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि बाई कैमरलाइजेशन का सबसे पहले इंडिया में कब आया था। चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखिए ये आपका सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्स रिफॉर्म भी कहा जाता है उनको, ठीक ना। तो यहाँ पे बाई कैमरलाइजेशन को आप फेडरल से रिलेट कर सकते हैं। देखिए अगर हम आसान भाषा में बोलें कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, फेडरल्स का मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब आसान भाषा में अगर बोलना चाहें तो शेयरिंग द पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे आपको पता होगा एक तरफ से कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपना कोई स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है जिसमें स्टेट लिस्ट में आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है जो यूनियन लिस्ट में आते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं एक तरफ से फेडरलिज्म। ओके, तो यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब स्टार्ट हुआ था इस जगह पे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहे थे इस चीज़ को लेकर के कि फेडरेशन जस्ट लाइक एज ए ड्यूल पॉलिटी, या कह सकते हैं कि 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट्स आर को इक्वल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर ऑलरेडी बोले थे कि जो गवर्नमेंट है आपका एक तरफ से को इक्वल है। यहाँ पे मतलब दोनों के बीच में आपको थोड़ा सा भी एक तरफ से भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, इन द सेंस डेटा। अब देखिए दोनों का जो लेजिटिमेसी है और अथॉरिटी है, दोनों का दोनों, जैसे स्टेट का जो भी लेजिटिमेसी, स्टेट एंड सेंटर का जो भी लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी, वो कहाँ से ड्राइव होते हैं? कॉमन सोर्स कहाँ पे है? ऑब्वियसली बात है वो क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन से वो आता है। ओके, ये तो हम लोग जान लिए कि मतलब ये एक तरफ से मैं व्यू दे दिया कि मतलब एक्चुअली में बाई कैमरलाइजेशन और फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। चलते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये लिख दिया, इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? बॉडी पार्ट लिखेंगे। देखिए अब जब बॉडी पार्ट यहाँ पे लिखते हैं तो सबसे पहले जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के कि आपका क्वेश्चंस का डिमांड क्या है, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि इस बॉडी पार्ट में हम लोग ओनली डिस्कस करेंगे रोल ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द राज्यसभा एज ए फेडरल चैम्बर। ओके, एज ए फेडरल चैम्बर। ठीक, देखिए अब इसके बारे में जब डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले इनका कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इंडियन डेमोक्रेसी में एज ए फेडरल चैम्बर के रूप में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखेंगे, किनका? राज्यसभा का। ओके, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा राज्यसभा का, और वो किस तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रही है, इंडियन डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है और डेमोक्रेटिक एथोस को बनाए रख रहा है। ठीक, सेकंड में हम इनका क्या लिख सकते हैं? सेकंड पार्ट में कि इशू रिलेटेड टू द राज्यसभा। तो आपका क्या इशू हो सकता है यहाँ पे राज्यसभा को लेकर के, और किस तरीके से एक तरफ से आपका इंडियन डेमोक्रेसी को एक तरफ से हार्म कर सकता है राज्यसभा। तो यही 2 चीज़ को लेकर के हम लोग बॉडी में इंक्लूड करेंगे और कंक्लूजन पार्ट्स को लेकर के हम लोग इंड करते हैं इस क्वेश्चंस को लेकर के। चलिए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए हम लोगों ने स्टार्ट करने से पहले, पैराग्राफ चेंज करने से पहले कुछ सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ा है। राज्यसभा आल्सो एक्ट द मीन्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनलाइज द फेडरल प्रिंसिपल ऑफ द पावर शेयरिंग बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सो रोल ऑफ द राज्यसभा सच एज ए फेडरल चैम्बर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी फ्रॉम द फॉलोइंग वे। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पॉइंट फॉर्मेट पर लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्यसभा एज ए डेलिबरेटिव बॉडी। ये कहने का मतलब क्या है? राज्यसभा एज ए डेलिबरेटिव बॉडी कहने का मतलब क्या है? देखिए हम लोग को पता है कि राज्यसभा लोकसभा एक तरह से क्या लेजिस्लेटिव बॉडी है, लॉ बनाती है। ओके, देखिए लॉ तो बनाती है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, एज वेल एज ये एक तरह से क्या है डेलिबरेटिव बॉडी। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, राज्यसभा मेजर इशू को लेकर के, पब्लिक इंपॉर्टेंट जो भी होता है मेजर इशू को लेकर डिस्कशन होता है किसमें? राज्यसभा में। जैसे कि हम बता सकते हैं कि लोकसभा में कोई सा बिल पास हो गया, ओके, तो ये राज्यसभा के पास जाएगी। देखिए यहाँ पे हम लोग ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं, ना कि हम लोग मनी बिल की बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे।
ठीक, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, ठीक ना। तो लोकसभा से अगर कोई बिल पास हो रहा है तो राज्यसभा में वो बिल आया, जब वो बिल राज्यसभा में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि इन पे डिबेट होगा, डिस्कशन होगा। तो हो सकता है कि बिल में और भी अमेंडमेंट हो सकते हैं, या रिकमेंडेशन देगा कौन, राज्यसभा रिकमेंडेशन देगा, तो ये बिल फिर से रिकमेंडेशन होकर किसके पास चला जाएगा, लोकसभा के पास चल जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि राज्यसभा जस्ट लाइक, राज्यसभा एक तरह से लेजिस्लेटिव बॉडी भी है एज वेल एज डेलिब्रेटिव बॉडी भी है। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है दस द रोल ऑफ द अपर हाउस इज टू बी द डेलिब्रेटिव बॉडी बिसाइड बैलेंसिंग द फिकलेनेसेस एंड पैसन ऑफ द लोकसभा। ओके, ये चीज़ तो हो गया। देखिए अब आते हैं सेकेंड पॉइंट्स को लेकर के, स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा। ये हम लोग आप लक्ष्मीकांत बुक पढ़िएगा तो ये वहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे जा करके एक बार देख सकते हैं अगर रिवाइज नहीं हुआ तो। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा। तो यहाँ पे आर्टिकल्स देखिए, आप लोग जब भी पॉलिटी का क्वेश्चंस लिखते हैं तो अगर आर्टिकल यूज कर सकते हैं, यूज होता है तो आप यूज कीजिए, क्योंकि इस पर आपका क्या होगा, एक तरह से मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक, जैसे हमने यूज किया यहाँ पे स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा को लेकर के, तो आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 एंड आर्टिकल 352। तो ये तीनों आर्टिकल्स क्या करें, मतलब एक तरफ से बोला जाए कि हम लोग को स्पेशल पावर जब दिया गया है तो उसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा। ठीक, तो वही चीज़ है, पावर ऑफ द ट्रांसफर स्टेट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द यूनियन लिस्ट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। तो इस जगह पे आप लोग सब्जेक्ट को लेकर ट्रांसफर किया जा सकता है, वो किसके पास पावर दिया गया, राज्यसभा को दिया गया। टू क्रिएट द एडिशनल ऑल इंडिया सर्विस आप बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है कि अभी इंडियन जुडिशियल सर्विस का बात चल रहा है। जैसे हम लोग ऑल इंडिया सर्विस में कौन कौन सा सर्विस आता है, IAS, IPS एंड IFS, IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इंडियन जुडिशियल सर्विस की भी बात किया जा रहा है कि इनको भी ऑल इंडिया सर्विस बनाया जाए। तो उनको कौन क्रिएट कर सकता है, ऑब्वियसली बात है कि उनको राज्यसभा का अप्रूवल चाहिए। ठीक, वो इनिशिएट कर सकते हैं इंडियन जुडिशियल सर्विस को लेकर के। ठीक, तो और आर्टिकल 352 को भी हम लोग राज्यसभा यूज करती है, किसमें, जब इमरजेंसी इंडोर्स होता है तब। ओके, तो ये तीन स्पेशल पावर दिया गया राज्यसभा को लेकर के। ऐसे राज्यसभा का पावर कम है लोकसभा से, लेकिन ये तीन स्पेशल पावर दिया गया है। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट्स को लेकर के। इट इज द, देखिए आप लोग कभी भी लिखिएगा तो पॉइंट फॉर्मेट लिखेगा, बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, पॉइंट फॉर्मेट लिखिएगा तो आप, ताकि एक तरफ से पूरा का पूरा स्टेटमेंट को समझा जा सके। ओके, सेफ्टी वेल ऑफ द इंडिया फेडरल पॉलिटी, इसका मतलब क्या होता है। देखिए सेफ्टी वेल, देखिए आप लोग जानते होंगे सेफ्टी वेल होता क्या है, ठीक ना। जैसे आप जानते हैं एनीथिंग दैट इज द अंडर द प्रेशर हैज ए सेफ्टी टू प्रेजेंट एक्सेस प्रेशर बिल्डअप। अगर आपका एक्सेस प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा तो ये आपको एक तरफ से बचाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे प्रेशर कुकर में देखते होंगे एक सेफ्टी बल्ब लगा होता है यहाँ पे, तो अगर मान ले कुछ गड़बड़ हुआ तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ओके, चलते हैं मेन पॉइंट पर। अब आते हैं यहाँ पे कि सेफ्टी वल्व तो इंडियन फेडरल पॉलिटी को लेकर के। तो यहाँ पे राज्यसभा कैसे वर्क करती है सेफ्टी वल्व को लेकर के, जैसे कि एक एग्जांपल लेके बताते हैं कि जब राजीव गांधी 1988 में एक लॉ को लाई थी। अब लॉ क्या था उस टाइम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिल। ठीक, अब देखिए ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो बिल था, ये बिल राजीव गांधी ने लाया था। तो इस बिल में क्या कहा जा रहा था, इस बिल में ये कहा जा रहा था टू, एक तरफ से ये आप बोल सकते हैं कि एक तरफ से डायरेक्ट कनेक्शन क्रिएट किया जा रहा था, किसके किसके बीच में, सेंटर और लोकल के बीच में। अब यहाँ पे स्टेट कहाँ गया भाई, ठीक ना, तो स्टेट तो कहीं है नहीं, तो स्टेट को यहाँ पे क्या कर दिया गया था, बाईपास कर दिया गया था। मतलब बाईपास करने का मतलब कि स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से एक डायरेक्ट कनेक्शन क्रिएट कर रहे थे सेंटर और लोकल के बीच में। तब यहाँ पे क्या हुआ कि राज्यसभा आई, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल भी थी, ठीक ना। अब राज्यसभा जब आई यहाँ पे, तो राज्यसभा ने क्या किया यहाँ पे कि इनको रिजेक्ट कर दिया। और जब इनको रिजेक्ट कर दिया तो बिल क्या हो गया, एक तरफ से लैप्स। ओके, बिल जब लैप्स हो गया तो एक तरफ से सेफ्टी वल्व की भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पावरफुल रहेगा, यूनियन गवर्नमेंट, तो एक तरफ से क्या कर सकते हैं अपोजिशन पार्टी वहाँ, जैसे राज्यसभा में, तो एक तरफ से ये एक तरफ से फेडरल को भी हार्म करा था, फेडरल करेक्टर को भी हार्म करा था ये बिल। तो यहाँ पर राज्यसभा सेफ्टी वल्व को यूज करके मीन्स बिल को लैप्स कर दिया। तो इसलिए बोल सकते हैं कि सेफ्टी वल्व इंडियन फेडरेशन, राज्यसभा एक्ट एज सेफ्टी वल्व विद इन द लेजिस्लेटिव इटसेल्फ, ईजिंग द फेडरल टेंशन को ईज करने के लिए। उसके बाद आपको पता होगा कि 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इम्प्रूव करती है। अब आते हैं रिव्यू एंड
रिवोल्यूशन रूल। देखिए यहाँ पे रिवोल्यूशन रूल करने का मतलब वही चीज़ हुआ कि लोकसभा अगर बिल पास करती है तो राज्यसभा एक तरफ से रिव्यू करती है और रिवाइज करती है बिल को लेकर के। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो क्या करते हैं, एक तरफ से वो रिकमेंड करके फिर से भेजते हैं, अमेंड करके कुछ ना कुछ बिल में, और फिर उसके बाद फिर से आता है, फिर रिकमेंड करेंगे, फिर उसके बाद अगर रिकमेंड करने का मन नहीं हुआ फिर उसको प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर असेंट मिल जाता है। ओके, लेकिन हाँ अब ये तो बॉडी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ओके, अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट को लेकर के। ठीक, अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करना है, एक तरफ से रोल ऑफ द राज्यसभा के बारे में जब लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे इशू लिखना है कि आखिर में क्या क्या इशू रिलेटेड है इस जगह पे, क्योंकि हम लोग को तो बॉडी पार्ट में डिस्कस करना है। इस जगह पे डिस्कस का मीनिंग ही है कि पॉजिटिव इंपैक्ट भी लिखना है, नेगेटिव इंपैक्ट भी लिखना है, डिस्कस करना है तो अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाए। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है इंडियन डेमोक्रेसी में, मीन्स एक तरह से बोल सकते हैं इशू क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आते हैं यहाँ पे लो पार्टिसिपेशन ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। तो वहाँ पे देखते हैं लो परसेंट नॉमिनेटेड मेंबर को लेकर के। तो इस जगह पे क्या होता है कि रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द डिस्कशन। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर, मैंने एग्जाम्पल भी डाला, आप एग्जाम्पल भी डाला कीजिएगा तो वो बेस्ट रहेगा, आपके आंसर्स को और ज़्यादा मॉडिफाई कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे जब बोला गया है कि सचिन तेंदुलकर तो आते नहीं थे। ठीक, तो एक तरह से क्वालिटी ऑफ द डिस्कशंस क्या होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है कि नीचे जाएगा। तो पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। अगर तो इसके कारण क्या रहा है, एक तरह से इशू क्रिएट हो रहा है राज्यसभा में, तो एक तरह से इंडियन डेमोक्रेसी को हार्म हो रहा है, फेडरल चैम्बर एज ए फेडरल चैम्बर है। तो अब आते हैं यहाँ पे नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन स्टेट इन द राज्यसभा। देखिए ये अच्छा पॉइंट है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि ट्रू स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट है, नहीं, हम लोग का स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट नहीं है। स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ पर है बता सकते हैं? स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आपका यूएसए, यूके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट। वहाँ पे देखिएगा कि स्टेट में 2-2 सीट हैं एक स्टेट में, लेकिन आप इंडिया में देखिएगा, इंडिया में अगर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन अगर होता है तो यहाँ पे सीट कैसे डिवाइड होता है? ऑब्वियसली बात है, सभी लोग जानते हैं पॉपुलेशंस के बेसिस पे। यहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशंस के बेसिस पे सीट को डिवाइड किया जाता है। जैसे आप जानते हैं यूपी में पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो जब यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक ना, तो वही चीज़ बोला गया नो इक्वल स्टेट इन द राज्यसभा, सीट इन द राज्यसभा डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ द सीट एलोकेटेड इन द राज्यसभा टू उत्तर प्रदेश अलोन इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द डेट ऑफ कंबाइंड ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट। तो एक तरफ से आप बोल सकते हैं एक तरफ से एक तरफ से डोमिनेंट हो सकता है वहाँ पे यूपी स्टेट। तो यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट या इशू बना सकता है राज्यसभा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग को पता है कि राज्यसभा का एक्चुअली में राज्यसभा बना ही क्यों गया था, राज्यसभा बनाने के पीछे मेन रीजन ये था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ से ये प्रोटेक्ट करते हैं यूनियन लॉ को लेकर के। उनके अगेंस्ट में अगर मान लें यूनियन लॉ कोई भी लॉ पास करती है तो स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक, इसलिए राज्यसभा को यहाँ पे लाया गया था। तो यहाँ पे अगर इस तरह का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, ऑब्वियसली बात है कि स्टेट अपना, जैसे आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देख सकते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा नहीं होंगे तो प्रोटेक्ट तो कर नहीं पाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न अपने स्टेट को लेकर के। तो ये कंडीशंस बन सकता है, एक तरह से ये इशू है राज्यसभा को लेकर के। आते हैं बाय पासिंग द राज्यसभा। ठीक, इन द सम केस ऑर्डिनरी बिल आर बीइंग द पास इन द फॉर्म द मनी बिल। ठीक, जैसे आप यहाँ पे बोला है बाई पास, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंट्रोवर्सी हुआ था आधार एक्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा, मैंने एग्जाम्पल में भी डाला है। तो जब कंट्रोवर्सी हुआ था तो वो एक तरफ से ऑर्डिनरी बिल था, लेकिन उसको एक तरफ से क्या है मनी बिल बना करके उसको पास कर दिया गया। तो एक तरफ से इशू क्रिएट हो सकता है कि अगर कोई भी बिल बनाना हो लोकसभा में, कोई भी बिल बनाना है गवर्नमेंट को, तो लोकसभा से वो क्या करेंगे, एक तरफ से बिल को पास कर देंगे। जब वो बिल को पास करेंगे और राज्यसभा में बिल को पास कराना है तो हमको पता है कि मनी बिल को लेकर के राज्यसभा में कोई उतना ज़्यादा पावर नहीं, मनी बिल को लेकर के उतना ज़्यादा अथॉरिटी नहीं दिया गया। मतलब 14 डेज के अंदर ही उनको एक तरह से क्या करना पड़ता है, बिल को सेंड कर देना पड़ता है, ताकि एक तरह से बिल एक तरह से क्या बन जाए, एक्ट बन जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, बाईपास हो जाता है राज्यसभा को, बाईपास द राज्यसभा। तो यहाँ पे मनी बिल सर्कुलेट द राज्यसभा एंड गिविंग राइट टू द क्वेश्चन अबाउट द वेरी इफिशिएंसी ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू द आधार एक्ट। थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे आते हैं अंडरमाइनिंग ऑफ द फेडरल कैरेक्टर ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पे एक तरह से क्या है कि अंडरमाइन कर देता है फेडरल कैरेक्टर राज्यसभा। ये सबसे अच्छा पॉइंट है, आप इनको हर बार लिखिएगा एग्जाम्पल पुट करके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 2003, तो
हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट को अमेंड किया गया था 1951 को, ठीक ना। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब 2003 में जब अमेंड करके लाया गया था तो रिमूव कर दिया गया था किस वर्ड को, डोमिसाइल, ओके, फ्रॉम सेक्शन 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए पहले मान के चलिए कि आप उत्तराखंड में, कोई यूके में है तो यूके में राज्यसभा से अगर रिप्रेजेंटेशन जाता है तो वो यूके का डोमिसाइल होना मस्ट था बिफोर 2003। लेकिन आफ्टर 2003 जब अमेंडमेंट हुआ तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, डोमिसाइल होने का कोई ज़रूरत भी नहीं है वहाँ का, यूके का। अब बाहर के आदमी भी वहाँ पे एक तरह से क्या कर सकते हैं, वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं राज्यसभा में। तो ये एक तरह से क्या है, लूप फॉल निकल गया इस जगह पे। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे, सो इट्स इम्पैक्ट आफ्टर द अमेंडमेंट द स्टेट इन द राज्यसभा हैव बीन यूज्ड बाय द रूलिंग पार्टी। अब यहाँ पे रूलिंग पार्टी टू गेट देयर डिफीटेड कैंडिडेट इन द लोकसभा इलेक्टेड इन द राज्यसभा, ठीक। अभी आप लोग जल्दी बताइए कि हम लोग जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ओके, ये राज्यसभा के मेंबर हैं, ये इलेक्शन लड़े थे लोकसभा के लिए, ऑब्वियसली बात है नहीं लड़े थे, लेकिन ये फिर भी फॉरेन मिनिस्टर है। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ शायद गुजरात के कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से वहाँ पे इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया, ओके। तो एक तरफ से बोला जाए तो यूज किया जा रहा है किनके, रूलिंग पार्टी के द्वारा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक तरफ से रूलिंग पार्टी अगर लोकसभा में ज़्यादा वोट से है तो एक तरफ से यूज कर सकते हैं राज्यसभा को, ठीक। तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स। देखिए आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन आपको 3-4 पॉइंट्स ही ऐसे याद होना चाहिए ताकि एक तरह से आपको रटा हुआ हो, मीन्स आपको एकदम रटा हुआ हो कि आप जाएं और आंसर लिख दें वहाँ पर। इस तरह का आपको बनाना होगा। ये नहीं कि आप लोग 15 पॉइंट याद कर ले, 10 पॉइंट्स याद कर ले, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप आंसर राइटिंग कितना करते हैं, आप कितना बुक पढ़िएगा। इसलिए बेटर है कि आप इतना अच्छे अच्छे पॉइंट्स को निकाल के एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और माइंड में फिट कर लीजिए कि हाँ मुझे यही पॉइंट लिखना, अगर ये सब चीज़ होंगे तो 2, 3, 4, 5 पॉइंट इंट्रो, 5 पॉइंट बॉडी में 5 नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है आप लोग कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे कि देखिए अब यहाँ पे कंक्लूजन्स को लेकर के, लेकिन कंक्लूजन आने से पहले हम यहाँ पे क्या करें, थर्ड पार्ट में आते हैं कि अब देखिए अब इस तरह का जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे इम्प्रूव द प्रिजर्व द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द राज्यसभा को इम्प्रूव करना होगा। आप कौन कौन सा स्टेप ले सकते हैं कि राज्यसभा को इम्प्रूव किया जा सके, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया टू मेक द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा लाइक एज USA एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो एक तरफ से क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका क्रैनिज्म एक तरफ से रिड्यूस होगा, आपका पैट्रोनज अपॉइंटमेंट आपका रिड्यूस होगा, ठीक ना। और यहाँ पे एक तरफ से और बोला था लार्ज स्टेट डू नॉट डोमिनेट द प्रोसीडिंग इन द हाउस। जैसे यूपी गवर्नमेंट क्या करती है, उसका काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है कहाँ पे, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि वहाँ पे डोमिनेंट काफ़ी लोग हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है तो डोमिनेट कर नहीं सकते हैं, तो प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस में डोमिनेट कौन करेगा, यूपी गवर्नमेंट करेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जाता है, अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो और पॉपुलेशन को भी बढ़ावा देने में कम होगा, ठीक ना। अब आते हैं यहाँ पे टू मेक सम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द लो पार्टीशन ऑफ द नॉमिनेटेड में। जैसे आप देखते हैं सचिन तेंदुलकर को लेकर के या और भी जो भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं यहाँ पे 12 नॉमिनेटेड मेंबर, वो लोग काफ़ी ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन रहता नहीं है कहाँ पे, राज्यसभा में। तो उनको लेकर के कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए ताकि एक तरह से क्या उन लोग का पार्टिसिपेशन रहे और एक तरह से क्या बोलते हैं हेल्दी डिस्कशन हो सके इन द राज्यसभा। देखिए अब यहाँ पे आप कंक्लूजन में आप यहाँ पे 2-3 सेंटेंस ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया गया था रोल ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द राज्यसभा इन द फेडरल इंडियन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये जो कंक्लूजन दिया गया था आप लिख सकते राज्यसभा रोल टू द इम्प्रूव द डेमोक्रेटिक एथोस एज वेल एज द फेडरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो एक तरह से ये इंप्रूव करता है फेडरल प्रिंसिपल ऑफ द, लेकिन इसको बनाए रखना, मेंटेन करके रखना है। इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट यूनियन एंड टू प्रिजर्व द स्टेट इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि ऐसा ताकि इसलिए क्योंकि एक तरफ से अगेंस्ट यूनियन और एक तरफ से प्रिजर्व करके रखता है स्टेट इंटरेस्ट को लेकर के। तो यहीं पे हुआ हम लोग का इस क्वेश्चन का डिस्कशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ज्योग्राफी से था, ठीक। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को ये कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें कि हाउ द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द थ्योरी ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिक्स पोर्शन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखिए इसका आप इंट्रो पार्ट कैसे बनाएंगे, ये आपका GS पेपर 1 में है, ओके।
तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को सबसे पहले समझना होगा, इसका डिमांड क्या, तभी ना हम लोग क्रक्स लिख पाएंगे इंट्रोडक्शन में। तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस को समझना होगा। तो डिमांड क्या है, सबसे पहले हम लोग डिमांड पे जाते हैं, क्वेश्चंस का डिमांड क्या है। ओके, देखिए क्वेश्चंस का डिमांड यहाँ पे ये बताया जा रहा है ना कि आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक को लेकर के, किसको, थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक को डिस्कस करना, और ये बताना है कि ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है जितने भी टेक्टोनिक प्रोसेस को लेकर है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, तो उससे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड क्यों है, ठीक। जैसे कि आप बोलते हैं हाउ थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक इज द बेटर एंड इम्प्रूव द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर डिस्क्राइबिंग द वेरियस टेक्टोनिक प्रोसेस। कैसे, तो आपको यहाँ पे प्रूफ करके बताना होगा। तो आप प्रूफ करके कैसे बताइएगा, आपको एविडेंस पता होगा। जैसे आप बता सकते हैं कि CDT मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एविडेंस आपके एक तरह से वेक पॉइंट है, तो आप उनको एक तरफ से एविडेंस लिखिए यहाँ पे, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताइए, यहाँ पे दोनों के बारे में बताइए, और प्लेट एक तरह से बोल सकते हैं कंपेयर कीजिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और CDT के बीच में, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को आप बताइए कि वो किस तरह से मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। ओके, तो आप ये डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझ गए। अब आते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आते हैं, ओके, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इंट्रोडक्शंस यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक ना। तो इंट्रोड्यूस करने से पहले ये स्टैटिक्स पोर्शन है, तो यहाँ पे जो CDT है और PT है, PT मीन्स प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो CDT का आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि एक सिंपल सा डेफिनेशंस और उनका नाम जो उनको एक तरह से डिस्कवर किया, जैसे वो अल्फ्रेड वेगनर ने किया था, और PT के बारे में भी एक छोटा सा डेफिनेशन लिख दिया। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा लिख दिया है, ठीक ना, आप लोग छोटा लिख दीजिएगा, 25 to 30 वर्ड्स में ये होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बनाया अल्फ्रेड वेगनर सजेस्ट द फंडामेंटल नेम के साथ सपोर्ट करना, जैसे प्लेट मैंने यहाँ पे लिख दिया मैकेंजी एंड पार्कर। ओके, अल्फ्रेड वेगनर सजेस्ट द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन द 1920, सो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट रिलेटेड टू द ईच अदर, ठीक ना। अब ये थ्योरी क्या कहता है आपको, एक तरह से एग्जिस्टेंस वन बिग लैंड मास विच आर द which he called Pangaea, which covered by the big ocean called Panthellisia। तो ये हम लोग को पता है कि पेंजिया हम लोग का लैंड मास था और ओशियन हम लोग का पैंथेलिसा पहले, ठीक है। इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी इसको मानती है एक तरह से, कहीं ना कहीं मॉडर्न थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं, एक तरह से प्लेट टेक्टोनिक को हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से मॉडर्न थ्योरी कहा जाता है, ठीक ना। तो इस जगह पे क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन डाल दिया। देखिए ये सब नाम वाम आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन एग्जाम से पहले आप लोग को टाइम मिलता है तो 3 महीने का, तो आप लोग थोड़ा बहुत इस अगर स्टैटिक्स पोर्शन है तो इस चीज़ का 1-2 नाम आप लोग देख सकते हैं रिपीट करना, क्योंकि आप लोग को ये काम आएगा इंट्रोडक्शन पार्ट में। कुछ चीज़ याद करना पड़ता है, ताकि इंट्रोडक्शंस के लिए हम लोग का एक प्री प्लान होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन हम लोग को क्या डालना है। बॉडी पार्ट तो हम लोग लिख देंगे जो सोच के लिखना है, लेकिन क्या है यहाँ पे एक तरफ से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों का प्री प्लान होना चाहिए, आपका बना होना चाहिए कि हाँ 5 पॉइंट इससे 5 पॉइंट इससे होना चाहिए, ठीक। तो अब आते हैं प्लेट टेक्टोनिक। हम लोग को ऑलरेडी पता है कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है, कि देखिए हम लोग को कंपेयर करना है CDT और PT के बीच में, ठीक ना। अब आते हैं, जब भी हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम एविडेंस को लेंगे, PT के भी एविडेंस को लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया कि CDT का यहाँ पे दिया गया है एक तरफ से एविडेंस को लेकर के कि एपरेंट एफिनिटी टू द फिजिकल फीचर्स। एपरेंट एफिनिटी फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या, जैसे आप देख सकते हैं कि आप अभी अगर वर्ल्ड मैप को लेते हैं तो अगर आप उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक ना, अगर आप उसको कनेक्ट करते हैं ब्राज़ील को किससे, साउथ अमेरिका से, तो आप देखिएगा कि एक तरह से पजल सॉल्व हो जाएगा। तो आपको जैसे हम लोग बचपन में पजल नहीं सॉल्व कर देते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से पजल सॉल्व हो जाएगा। मतलब एक तरह से ये प्रूफ बताता है कि हाँ मतलब कॉन्टिनेंटल एक दूसरे से कॉन्टिनेंट क्या एक दूसरे से मूव कर रही थी, मतलब मूव कर रही है, और मूव करने के पीछे भी रीजन बताया गया कौन कौन सा फोर्स था यहाँ पे मूव करने के पीछे। सबसे पहले एविडेंस को देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी दिया गया है काफ़ी ज़्यादा इस थ्योरी को लेकर के। जैसे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी बताया गया कि इंडिया इज टू मच टू द साउथ डिस्टॉर्टिंग इट्स रिलेशनशिप विद द मेडिटेरेनियन सी एंड एल्स। तो ये सब अब माउंटेन को यहाँ पे लिया ही नहीं गया है एग्जिट्स ने जियोलॉजिकल एफिनिटी को लेकर के। तो ये सब एक तरह से क्रिटिसिजन है किसका, एपरेंट एफिनिटी टू द फिजिकल फीचर्स को लेकर के, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, जैसे देख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे एक एक करके आप 1 सेंटेंस में यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे हमेशा बताना है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की एक तरफ दोनों के बीच में कंपैरिजन करके आपको डिस्कस करना है। जैसे बॉटनिकल एविडेंस आप लोग को ही पता है कि बॉटनिकल एविडेंस को लेकर के जैसे आप बता सकते हैं कि वेजिटेशन कार्बोनिफेरस रॉक्स ऑफ द इंडिया आपका कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इस सब में आप लोग का पैदा फॉसिल फील्ड्स आप देख सकते हैं गोल्डन लेवल। तो एक तरफ से क्या है कि आपका एक कनेक्टिविटी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। लेकिन सिमिलर वेजिटेशन आप डिफरेंट जगह पे भी मिलते हैं, तो एक तरह से क्रिटिसिज्म हो जाता है इस चीज़ को लेकर के, ठीक ना। जैसे आप ले सकते हैं यहाँ पे
कि रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशियन। तो आप ओशियन का आप देखिए कि यहाँ पे ओशियन है, साउथ अमेरिका इधर ब्राज़ील है, तो सेम एज रहता है दोनों का। तो एक तरह से ये एविडेंस बता रहा है कि हाँ एक तरह से क्या हुआ है, ड्रिफ्टिंग हुआ है कॉन्टिनेंटल के बीच में, ठीक ना। प्लेसर डिपोजिट भी आपका यहाँ पे वही चीज़ होता है कि रिच प्लेसर डिपोजिट तो गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट में मिलता है, और वही चीज़ आप देखिएगा तो ब्राज़ील में भी मिलता है। ओके, तो ये सब चीज़ क्या है, टिल्टेड डिपोजिट, पोलर वाइंडरिंग, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉसिल्स जो भी हमने डिस्कस किए कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट में फॉसिल्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप एग्जांपल भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशियन, ये सब क्या एविडेंस है किनका, सीडीटी का, ठीक। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि हम एविडेंस को अगर सपोर्ट करते हैं, दोनों के एविडेंस को लेंगे, सीडीटी को भी लेंगे, पीटी को भी लेंगे। अब जब पीटी के एविडेंस को यहाँ पे लिया जाता है तो यहाँ पे देखते हैं कि पैलियोमैग्नेटिक रॉक एक तरफ से एविडेंस ग्रुप में आया है। अब यहाँ पे पैलियोमैग्नेटिज्म जो आपका होता है इस जगह पे, ये बताता क्या है पैलियोमैग्नेटिज्म। देखिए, पैलियोमैग्नेटिज्म कैन आल्सो बी यूज्ड टू मैच अप लैंड मास डेटा नाउ सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर बट विच मस्ट वन हैव द बिन ज्वाइंट। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, पैलियोमैग्नेटिज्म जनरली क्या होता है ना कि जैसे कि आप पोलैरिटी के बारे में बोल सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं एक जगह पे कि पोलैरिटी को लेकर के, तो ओल्डर रॉक जो आपका होता है फ्रॉम द कंटिनेंट्स वाइल द यंगर जो भी होता है, और यंगर रॉक्स आपका क्या होता है, प्रेजेंट ऑन द ओशन फ्लोर में होता है, ठीक ना। तो आप पोलैरिटी को चेंज, वहाँ पे क्या होता है, पोलैरिटी चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाता है, ठीक ना। ओल्डर रॉक, और हम लोग को पता चल जाता है एक तरफ से कि यहाँ पे एक तरफ से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हुआ है इस तरीके से। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका वेरी क्लोजली मैचेज डेट द सिमिलर मिनरल्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो इस तरह का यहाँ पे देखा गया एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि ऐसा हुआ था, ठीक ना। तो पैलियोमैग्नेटिक रॉक आपका एक तरह से एविडेंस है कि कॉन्टिनेंटल थ्योरी का। अब आते हैं ग्रेविटी एनोमली, ठीक ना। अब ग्रेविटी एनोमली मतलब क्या, ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा चेंज होना। इन ट्रेंचेज में आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि ओशनिक क्रस्ट जहाँ पे मतलब सबडक्शंस होता है, तो यहाँ पे ट्रेंचेज काफ़ी ओशन का नीचे वाला पार्ट में होता है, मतलब अब बोल सके तो एक तरह से काफ़ी डीपेस्ट पॉइंट होता है, जैसे हमको पता है मेरियाना ट्रेंच। ओके, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एलिमेंट इन ट्रेंचेज वे द सबडक्शन हैज टेकन प्लेस कन्वर्जेंट इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कॉन्टेंट जी इज लेस। तो इनसे ये पता चलता है, एक तरह से इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कि मटेरियल का कुछ ना कुछ तो लॉस हो रहा है। हमको पता है कि ग्रेविटी आपका ज़्यादा कहाँ होगा, यहाँ पे मासेस ज़्यादा होगा। ओके, तो ये सब चीज़ को एक तरह से लॉस ऑफ मटेरियल के बारे में बता रहा है, ठीक। अर्थक्वेक एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो बहुत ईजी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के एविडेंस को लेकर के। तो यहाँ पे बोला जाता है कि द फैक्ट दैट द प्लेट बाउंड्री रीजन आर द एरिया ऑफ द अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक डिस्ट्रक्शन गोज टू प्रूव द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक। आप एग्जांपल ले सकते हैं किनका, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का। तो वहाँ पे जनरली आपका जब भी बाउंड्री, जैसे कि हम लोग को पता है कि जब मूवमेंट होता है बाउंड्री को लेकर के, प्लेट टेक्टोनिक जब टकराते हैं तो बहुत सारे बाउंड्री होते हैं, जैसे हम लोग को पता है कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होता है। तो ये सब एक तरह से क्या वाला है, प्लेट का मूवमेंट हो रहा है। ओके, और जैसे कि हम लोग पता है कन्वर्जेंट जो भी आपका होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री एक तरफ से क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव यूज होता है, जबकि आपका डाइवर्जेंस बाउंड्री एक तरफ से क्या होता है, एक फॉर्मेशन करता है। जैसे आप मिड ओशनिक रीज कर लेंगे, आइलैंड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक। वो सब तो बात की, इसमें नहीं लिखने की जरूरत है उतना ज़्यादा। लेकिन हाँ, एक तरफ से अर्थक्वेक वोल्केनो को ये बताता है कि प्लेट का बाउंड्री जहाँ पे होता है, तो एक तरफ से वहाँ पर अर्थक्वेक भी आ सकता है और एक तरफ से वोल्केनो भी क्रिएट हो सकता है। तो ये एक तरफ से प्रूफ करता है कि अर्थक्वेक की प्लेट टेक्टोनिक का जो एविडेंस है, प्लेट का जो मूवमेंट है वो सही है। देखिए, और चीज़ यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि अब दोनों के बीच में आप कंपेयर कर सकते हैं एविडेंस को लेकर के, ठीक। जैसे कि आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो भी एविडेंस दिया गया है, तो एक तरफ से बोला गया है कि काफ़ी मतलब पीतुकी, मतलब एक तरह से वेक पॉइंट को दिया गया है इस जगह पे एविडेंस को लेकर के सीडीटी में। जैसे आप ले सकते हैं कि वैगनर फेल हो गया था, कि ड्रिफ्टिंग कैसे हुआ, मेजुइक एरा, जैसे ड्रिफ्टिंग जब स्टार्ट हुआ था किस एरा में स्टार्ट हुआ था, इसने वैगनर ने बताया था कि मेजुइक एरा में हुआ था, लेकिन इसने नहीं बताया कि इससे पहले क्यों नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ तो बताना था, लेकिन सब चीज़ इसने वैगनर ने नहीं बताया। और ये भी नहीं बताया, जैसे कि हम लोग को पता है कि प्लेट टेक्टोनिक जो भी है ये ओशनिक प्लेट के बारे में भी बताया और साथ ही ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के बारे में बताया। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे सीडीटी ने सिर्फ कॉन्टिनेंटल प्लेट के ही बारे में बताया। तो इस तरह का आप कंपेयर करके आप लिख सकते हैं आंसर राइटिंग को लेकर के, ठीक। लास्ट में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो प्रूफ जो था काफ़ी ज़्यादा मतलब सीडीटी का था, एजम्पशन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हुआ करते थे, एजम्पशन पे काफ़ी, ये एजम्पशन कर लिए, वो एजम्पशन कर लिए, एजम्पशन ही था उनका काफ़ी ज़्यादा, और एजम्पशन पे ही चलते थे। इसलिए एक तरह से बोला था मोस्टली जितना होता है ना, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड यहाँ पे नहीं हो पाया था।
ठीक। अब इसने एक एग्जांपल भी दिया था बहुत अच्छा तरीके से कि फोर्स लाइक जैसे बायंसी हो गया, टाइडल करंट हो गया, ग्रेविटी, ये सब एक तरफ से क्या हो रहा था कि प्लेट को ड्रिफ्ट कर रहा था। अब बताइए ये कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है, ये एक तरह से इतना वीक फोर्स प्लेट को ड्रिफ्ट कर पाएगा? ऑब्वियसली बात है कॉन्टिनेंटल प्लेट को ड्रिफ्ट नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से ये भी एक तरह से वीक पॉइंट था। ठीक। जबकि मॉडर्न थ्री ऐसा नहीं था कि मॉडर्न थ्री एक्सेप्ट नहीं किया, मॉडर्न थ्री एक्सेप्ट किया डेट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द पेंजिया एंड रिलेटेड द लैंड मास बट गिव ए वेरी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑन द कॉजेज ऑफ द ड्रिफ्ट। तो उसने काफ़ी डिफरेंट एविडेंस बताया, जैसे कि प्लेनेटरी रॉक, ग्रेविटेशनल एनोमली, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, ये सब चीज़ बताया, इसलिए बोला जाता है कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे इनका खत्म होता है बॉडी पार्ट। अब आते हैं कंक्लूजन को लेकर। देखिए आप जब भी कंक्लूजन्स को लिखिएगा इस जगह पे, ठीक, तो कंक्लूजन्स को यहाँ पे लिखने से पहले कि यहाँ पे आपको सपोर्ट करना पड़ेगा सीडीटी को भी और पीटी को भी, ठीक ना। तो यहाँ पे सपोर्ट करके लिखिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे सीडीटी क्या है, अगर सीडीटी जैसे बोला जाता है कि सीडीटी जस्ट लाइक जो साइंटिफिकली अनसाउंड काफ़ी ज़्यादा था ऑन द वेरियस ग्राउंड को लेकर के, लेकिन वेगनर्स का जो थ्योरी था वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था मैनेजमेंट द स्टडी ऑफ द टेक्टोनिक को स्टडी करने के लिए। तभी तो जाके आपका बीच में आया क्या, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आया। ओके, तब जाके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसको हम लोग मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं। ठीक। एंड इट्स लेड ऑन द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर द थ्योरी लाइक द सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अगर सीडीटी नहीं आता तो पीटी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी नहीं आता इस जगह पे। ठीक। तो ये एक बोल सकते हैं कि हाँ सीडीटी एक तरफ से स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन उसने काफ़ी वेगनर ने काफ़ी वेग पॉइंट दिया, इससे थोड़ा बहुत उस थ्योरी को ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं किया गया बाद में, लेकिन इसका इंप्रूवमेंट और फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आके उनको वाइडली एक्सेप्ट किया गया था। ठीक। अब जैसे हमको पता है कि अभी प्लेट टेक्टोनिक कहाँ हेल्प करेगा, अगर हम कंक्लूजन में लिखेंगे तो दोनों को लिखना पड़ेगा कि हाँ एक तरफ से हेल्प किया था प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। तो बोल सकते हैं कि जो प्लेट टेक्टोनिक था वो हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेरियस ज्योग्राफिकल फीचर को अंडरस्टैंड करने की बात करता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। लेकिन यहाँ पे सीडीटी क्या करेगा, वो हेल्प करेगा कहाँ पे हम लोग को, एक तरफ से इवोल्यूशन ऑफ द कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ठीक। जैसे कि हमको पता है कि आपका जो फोर्स होता है बिहाइंड ऑफ द पीटी, तो पीटी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो फोर्स होता है वो कहाँ से आता है, वो आता है कन्वेक्शन करंट थ्योरी को लेकर के। आपको पता होगा कन्वेक्शन करंट थ्योरी कहाँ पे होता है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी के कारण ही प्लेट टेक्टोनिक का एविडेंस हुआ था। सॉरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी ही सपोर्ट, एक तरफ से बोला जाता है कि प्लेट का अगर ड्रिफ्टिंग हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ओके, तो ये जो थ्योरी था एक तरफ से वो एक तरफ से इवोल्यूशन क्रिएट किया गया था किसके द्वारा, सीडीटी के द्वारा, तब जाके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यहाँ पे बना था। चलिए आज इतना ही इस क्वेश्चन को डिस्कस करना था। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है इंट्रो और सबसे बॉडी एंड कंक्लूजन। बॉडी आपका डिफरेंट पार्ट में भी हो सकता है, बार बार एक ही चीज़ को बोल रहा हूँ। ठीक। बॉडी बनाने से पहले आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कीजिए। आते हैं कल का आंसर में, यहाँ पे कल का क्वेश्चंस में। देखिए यहाँ पे जो कल का क्वेश्चंस है इस जगह पे आपको कल का क्वेश्चंस में आपको लिखना है, और इसका आंसर आप मेरे टेलीग्राम जो नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में फॉलो है वहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए इसका आंसर, वहाँ पे कॉपी चेक हो जाएगा। ठीक। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल का क्वेश्चन है, डिस्कस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम टू कॉम्बैट द कोविड-19 इन इंडिया। अभी हाल फिलहाल में जो हो रहा है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को किस तरीके से हेल्प करना चाहिए कोविड-19 को लेकर के, मतलब क्या रोल होना चाहिए ताकि एक तरफ से हम लोग लड़ सकें कोविड-19 से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। जैसे आप देख सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। ओके, कल इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर को लिखिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल में सबमिट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन, ये आपका ज्योग्राफी से, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द थाउजेंड ऑफ द आइलैंड इन इंडोनेशिया एंड फिलीपींस आर्किपेलागो। ठीक। यहाँ पे ये आपका 2014 का मेंस का क्वेश्चन है, 2014 का मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इनको अच्छे से कल लिख करके हमारे सब डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का सबमिट कीजिए, और अदरवाइज आप एक पर्सनली ईमेल कर सकते हैं cognizance.is